दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं पीपल पे। बिहार में एसआईआर का काम पूरा हो गया है और चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जो उसके आंकड़े हैं वो भी अपलोड कर दिए। उन आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल मिला के जो मसौदा सूची प्रकाशित हुई थी तो 65 लाख नाम हटाए गए थे और उसके बाद में जो 3.66 लाख मतदाता अंतिम सूची तक हटाए जा चुके हैं और लगभग उसमें जो है 21 लाख से अधिक मतदाता जो है जोड़े गए हैं। 21.53 लाख मतदाता नए मतदाताओं को जोड़ा गया था। ये सूची बिहार में सामने आ गई। अब इस सूची सामने आने के बाद में प्रधानमंत्री जी की हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बात पिट रही, क्योंकि ये उनकी एक बात का बतंगड़ बनाना, बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ये उनकी एक आदत बन चुकी है। और ये आदत इतनी बार उन्होंने पुनरावृत्ति की। लोग कहते हैं काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती, दूसरी बार नहीं चढ़ती, लेकिन उन्होंने तो बदल बदल के न जाने कितनी काठ की हांडियाँ चढ़ाई। और फिर जब वो हांडी एक बार चढ़ गई, उसकी पोल सब सामने आ गई, तो लोग अब समझ गए कि ये तो काठ की हांडी चढ़ाने का काम करते। इसलिए लोगों ने उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। उन्होंने इसी वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के दिन जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का परंपरागत भाषण होता है, वो उस भाषण में उन्होंने जो देश के सामने जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जो जिनके कारण जनजीवन जिनको लेके बेचैन है, जिन मुद्दों को लेके, उन सारे बड़े मुद्दों को दरकिनार करने के लिए उन्होंने एक ऐसा हुआ उछाल दिया कि लोग आश्चर्य में पड़ गए कि वाकई में ये भी एक गंभीर मुद्दा है। ये भी इस मोर्चे पर भी इतनी ज़्यादा गंभीर स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने उस भाषण में क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि घुसपैठिए देश में एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुके हैं और घुसपैठिए वो हमारी बहनों बेटियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर रहे हैं। वो हमारे लोगों की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, हमारे लोगों के आजीविका छीन रहे हैं और हर चीज़ उन्होंने हमारे लोगों के लिए बेहाल कर दिए। तो अब हमारी सरकार इन घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाएगी और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो जनसांख्यिकी बदल रही है इसकी वजह से तमाम सारे क्षेत्रों में, उसके लिए उन्होंने एक बड़ा हाई लेवल जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा कर दी। हम नहीं कहते कि ये बात पूरी तरह से निराधार है। हो सकता है कि छुटपुट ये हो रहा होगा सीमावर्ती राज्यों में, खासतौर से पश्चिम बंगाल में, असम में और बिहार में बांग्लादेशी और रोहिंग्या और म्यांमार के लोग आके बस गए होंगे, अपनी पहचान छुपा के उन्होंने और अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लिया होगा। लेकिन एक भी मामला ऐसा नहीं आया जिसमें जो सामूहिक दुष्कर्म का, एक भी, रोज़ाना मामले आते हैं, रोज़ाना मामले दर्ज होते हैं, लेकिन एक भी मामला जो है उनको ये ऐसा नहीं आया जिसमें ये पता चला हो कि सामूहिक दुष्कर्म के किसी काम में, वो तो कह रहे बड़े पैमाने पर हो रहा, हम कह रहे कि एक भी मामला ऐसा नहीं सामने आया जिसमें ये पाया गया कि घुसपैठी उसमें शामिल है। अभी एक प्रधानमंत्री जी को कैसे इल्हाम हो गया कि वो बहू और बेटियों और उनके बहनों के साथ में सामूहिक दुष्कर्म की लगातार घटनाएं घट रही हैं, उनकी इज्जत बचना मुश्किल हो गई। यह लग रहा कि जैसे कोई विदेशी आक्रमणकारी देश में हावी हो गई हो, इतनी गंभीर स्थिति उन्होंने पैदा कर दी। ये और इसी तरीके से कहीं पे ज़मीनों पे पता चला कि गांव के गांव में उन्होंने घुसपैठियों ने कब्जा कर रखे हो। घुसपैठिए के हम तो जो वर्णन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, उसे घुसपैठिए तो छोटा शब्द है, आक्रमणकारी कहेंगे, बाहरी आक्रमणकारियों ने वो मध्ययुग की तरह गांव के गांव में कब्जा कर लिए हो, वही आके वहाँ बस गए हों, वहाँ पे जो बचे भी रह गए हों देश के लोग, उनको गुलामों की तरह उनको रखा जा रहा हो। ये भी स्थिति, ये भी कहीं से कोई समाचार ऐसा प्रकाशित नहीं हुआ, कहीं से कोई ये भी बात सामने नहीं आई। आजीविका पे भी बिल लोग आ रहे हैं, पता चला कि कुछ उसमें से पहचान छुपा के अगर रह भी ले रहे रोहिंग्या वगैरह, तो वो या तो कूड़े बीनने का काम करते हैं या फेरी लगा के छोटा मोटा सामान बेचने का काम करते हैं। आजीविका तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो आजीविका तो पता चला कि नौकरियों में
वही लोग घुसाए हैं आपने, या वो इतने प्रतिभाशाली नहीं कि नौकरियों में घुसाए, लेकिन और ना कोई ऐसी बात सामने आई, या कोई बड़े धंधे हैं उस पर उनका कब्जा हो गया, बड़ी दुकानें उनकी हो गई हैं, और या कोई कोई ये था कि जो मूल लोग थे, देश के जो मूल लोग थे, वो कोई एक ऐसा धंधा चलाते थे, आज वो धंधे से वो लोग विस्थापित हो गए और विदेशी। ये कोई बात नहीं थी, इतना बड़ा उन्होंने हवा खड़ा कर दिया सिर्फ इसलिए कि देश में जो अभावग्रस्तता बढ़ रही है। गरीबी तो मैं कहता हूँ गरीबी से पूरी स्थिति परिभाषित नहीं होती, क्योंकि आप कहेंगे कि अगर अमुक को 8,000 रुपये मिल रहे हैं तो वो गरीब कहाँ से रह गया। अरे 8,000 रुपये मिलने वाला बिजली का बिल, जब वो केवल 8,000 रुपये तो रोटी दाल की व्यवस्था में ही खर्च हो जाता है, और अगर उसका मकान अपना नहीं है तो किराए के मकान तो और ज़्यादा भारी पड़ता है। कहाँ से इसके बाद में बिजली का बिल कहाँ से दे रहा होगा। और अब तो पता चला कि एक आम से आम आदमी को टीवी की ज़रूरत पड़ने लगी और फ्रिज की ज़रूरत पड़ने लगी। सबके घर में कूलर तो कम से कम है ही, अगर एसी नहीं है तो ये सब चीज़ें भी शामिल हो गई आवश्यक वस्तुओं में। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे लोग, तो वो जो अभावग्रस्तता की श्रेणी में, वो अभाव का जो दुख होता है, अभाव की जो पीड़ा होती है, एकदम सर्वहारी नहीं होता अभाव। अब तो अभाव का दायरा, अभावग्रस्तता का दायरा बढ़ चुका है। अगर पूरी पता चला कि आप हमारी इकोनॉमी की, देश की इकोनॉमी के बारे में इतने ऐसे भव्य आंकड़ों की आप प्रस्तुति दे रहे हैं, और एक बड़ी आबादी जो है पता है कि जो आज सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको वो अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो अभावग्रस्तता तो बढ़ रही है। नहीं, वो जो है उसके अंदर वो जो वेदना है, वो जो छुए हुए जो कुंठा है, उसकी जो संवेदनशील लोग हैं वही लोग उसका अनुभव कर सकते हैं। आखिर क्यों है कि अभी जब देश की इतनी जीडीपी बढ़ रही है तो फिर क्यों नहीं उन लोगों के हिस्से में इसका लाभ क्यों नहीं पहुंच पा रहा। अधिकांश आबादी के हिस्से में इसका लाभ क्यों नहीं पहुंच पा रहा। क्यों ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूरा चंद लोगों तक 1% लोगों का आंकड़ा आया था, नहीं कि 1%, खुद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने दिया था आंकड़ा कि केवल 10% लोगों के पास में 65% देश की संपत्तियाँ केंद्रित हो रही। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर चर्चा करने की ये लोगों की असली वेदना है। निम्न मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय गरीबों की तो बात छोड़िए, वो लोग इससे बहुत ज़्यादा कुंठित हैं। वो लोग जो है बहुत हाहाकार महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसकी आपने चर्चा नहीं की। आपने जो है पता चला कि जो अन्य बेरोजगारी है, गरीबी है और अन्य इस तरह की तमाम, और ये जो इतना सार्वजनिक जीवन इतना ज़्यादा विकृत होता जा रहा है, बड़े बड़े नेता तक गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, खुद मोदी जी की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जब मोदी जी को अगर ये होता है तो वो इसको मुद्दा बना देते, जब उनको अपना खुद लाभ उठाना होता तो पता चला कि राहुल गांधी और तेजस्वी का उस आदमी से कोई संबंध भी नहीं था जिसने उनकी माँ को गालियाँ दी थी, जो पकड़ा भी गया। और पकड़े जाने के बाद पुलिस ने कहीं नहीं बताया कि उसने पूछताछ पे कहा हो कि कांग्रेसियों ने या राष्ट्रीय जनता दल वालों ने हमसे कहा गाली दी। उतना तो उन्होंने बड़ा मुद्दा बना दिया। और 4 दिन पहले जो उनके प्रेम शुक्ला है राष्ट्रीय प्रवक्ता, उन्होंने कांग्रेस के सुरेंद्र पाल सिंह राजपूत के लिए टीवी पे सरेआम कहा, उसको पार्टी से निकाला तक नहीं, जिसने पता चला कर्नल सोफिया का संबंध आतंकवादियों की बहन बता दिया, और वो आज तक मध्य प्रदेश में के मंत्रिमंडल में बना हुआ है। और ये आप तो लगातार इस संस्कृति का प्रसार कर रहे हो, और उसकी देखा देखी दूसरे लोगों में भी ये आ रही। तो जो आम आदमी है, जिसको कोई किसी दल से लेना देना नहीं है, वो सार्वजनिक जीवन की इस विकृति के साथ उसको से बहुत अंदर क्षोभ महसूस कर रहा है। तो आपने लाल किले से इस बात की भी चर्चा नहीं की कि सार्वजनिक जीवन का स्तर सुधरना चाहिए, उसमें मर्यादा और शील का समावेश दिखाई देना चाहिए सार्वजनिक जीवन के आचरण में, लेकिन वो आपके लिए वो कोई मुद्दा नहीं है। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं जो वास्तविक रूप से मुद्दा है। किसानों की आय अभी भी क्यों नहीं बढ़ पा रही, देश के तमाम हिस्सों में क्यों किसान अभी भी आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों किसान सड़कों पे आ रहे हैं, नहीं, ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। आप आर्थिक स्थिति, आप जीडीपी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, विकास दर, अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ने की बात करके आप उसका सब जवाब दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि व्यावहारिक
स्तर पे अगर देखा जाए, वास्तविकता के स्तर पे देखा जाए, तो आपकी हालत, स्थिति इतनी ज़्यादा खस्ता हो चुकी कि आप नियमित कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर पा रहे। आप उसके लिए आउटसोर्सिंग में, जो पता चला कि जो नियमित कर्मचारी के रूप में जितना उसको वेतन मिलना चाहिए, उसका 1/4 क्या 1/10 भी उसका मेहनताना उसको नहीं मिलता, तो वो उससे आपको काम चलाना पड़ रहा है। जो अपना जो सरकार का जो तंत्र है, उसको काम चलाने के लिए आप आउटसोर्सिंग जैसी और संविदा जैसे जो है ये विधियाँ लेकर सामने आए हैं, जो एक तरह से बेगारी प्रथा का दूसरा रूप है। तो बेगारी प्रथा से अब ये होना तो ये चाहिए था कि कामगारों की जो शर्तें हैं, सेवा शर्तें हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सुधार होता है। उन्हें बहुत अच्छा वेतन तो मिलता ही है, और आवास तक की गारंटी उसमें उनको की जाती है। उसमें जो है पता चला कि और तमाम सारे मेडिकल भत्ते और जो ज़रूरत रहती, पर्याप्त छुट्टियों की व्यवस्था उनके लिए होती। साल भर में उनको सरकार अपने खर्चे पे उनके परिवार सहित टूर करने का खुद खर्चा उठाती, वो ये इसकी सुविधा देती। तो इन सब की आप तो सामान्य सुविधा भी नहीं दे पा रहे, आप तो मेहनताना भी नहीं दे पा रहे। आप तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार अकेली है जिसने इस मामले में सोचा, कम से कम जिसने तय कर दिया कि 20,000 रुपये से कम, हम 15 से 20,000 रुपये से कम हम जो है आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नहीं मिलने देंगे। लेकिन अन्य राज्यों में तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप ये नहीं, आप इसका हुआ लेके आ गए। और क्यों आप लेके आ गए थे ये घुसपैठियों का? क्योंकि आप ये चाहते थे कि बिहार का विधानसभा चुनाव आपने 24 घंटे आप जो है कोई नीति वाले मामले में तो निरंतरता होती है, उसमें गहराई होती है। आप जो बातें कहते हैं उसमें कोई गहराई नहीं होती। आप तो केवल ये देखते हैं कि अभी निकट भविष्य में चुनाव क्या होने वाला और कौन सा मुद्दा वहाँ पे जो है काम कर जाएगा, कौन सा। तो आप उतनी बातें कहने लगते। घुसपैठियों पे को लेके आपका सरदर्द इसलिए होने लगा कि बिहार का चुनाव होने वाला है, इसके बाद में असम और बंगाल के भी चुनाव ड्यू हैं, तो तब तक आपको इसको लेकर सरदर्द बना रहेगा। और उसके बाद में आपका ये सरदर्द मिट जाएगा। जिस तरह से आप अपनी माँ के गाली देने वाला मुद्दा भूल गए, उसी तरीके से ये मुद्दे भी भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई गहराई नहीं है, इसमें कोई निरंतरता नहीं है। तो फिर भी जब घुसपैठियों का आपने मुद्दा उछाल दिया था और बिहार के चुनाव के दृष्टिगत उछाल दिया था, और फिर आप भी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी, वो भी जो है बिहार जाके ये किए आए थे कि हम ये तो जो विपक्षी दल हैं वो तो घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो SIR में उनको चूँकि छाड़ दिया जाएगा इसलिए, और वो उनका देश के लोकतंत्र पे कब्जा हो जाएगा, तो हमारी पार्टी ये नहीं होने देगी। लेकिन अब SIR ने जो बताया है कि जिनको हमने जो नाम ख़त्म किए हैं, जिनको हम संख्या बता रहे हैं कि जो नाम ख़त्म हुए हैं, लगभग उनकी संख्या जो बताई गई है वो करीब उनको जो है उनकी ख़त्म होने वाला 68.6 लाख वोट उससे हटाए गए। तो उन्होंने कारण भी बताया कि ये वोट के साथ, और उसकी कारण बार उनकी संख्या बताई कि हमने कितने लोग किस आधार पर हटाए गए। जबकि जो बाद में तो उसमें एक भी, उसमें 99% लोग या तो डुप्लीकेसी है, उनके एक मतदाता का नाम 2 जगह है इसलिए उसको हटाया गया, या कोई मतदाता मृत हो चुका है इसलिए हटाया गया, या जब उस पर उसके यहाँ कर्मचारी गए तो वो अनुपस्थित मिला, या दूसरी जगह पे उसका पता चला कि वो दूसरी जगह पे दूसरे प्रदेश में जाके रहने लगा, ऐसे लोगों के नाम हटाए गए। घुसपैठिया तो कोई पाई नहीं गई। तो ये घुसपैठिया कौन से बिल में रह के आप उत्पात मचा रहे कि इनके कौन सी ये प्रेत की तरह ये अदृश्य रहते, भूत प्रेतों की तरह, इसलिए ये इनका उत्पात तो बहुत है लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहे। ये तो आप इसको जवाब देना चाहिए कि आखिर कहाँ गई घुसपैठिया जो इतनी बड़ी संख्या में थे, और आप बराबर ये प्रदर्शित कर रहे थे कि यही मतदाता सूची जो SIR के पहले जो मतदाता सूची थी उसमें इन्हीं लोगों के नाम भरे पड़े थे। लेकिन चुनाव आयोग ने तो ये कह दिया, तो चुनाव आयोग ने तो एक तरह से आपकी भट पीट के रख दी। तो एक बार फिर आश्चर्य इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी इसको मतलब इस सबक नहीं ले रहे इससे, जबकि उनके कई इस तरीके के जो झूठे कार्ड हैं वो विफल हो चुके हैं। वो देखा कि उनने उसके पहले जो माँ का मुद्दा मैंने बताई कि माँ का मुद्दा तो उनका उसके पहले विफल हो ही चुका है, और वो जो उनको लोग गंभीरता से नहीं ले रहे, इसलिए अब अगर कोई रेवड़ियाँ भी बांटते हैं तो वो भी असर
नहीं डालती। उन्होंने बिहार में 7.5 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भिजवा दिए, लेकिन वो भी लेकिन 10,000 रुपये देने के बावजूद भी ये नहीं हो रहा कि महिलाओं का ही झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति हो जाए, तो वो भी नहीं कर पा रहे। तो उनको क्यों नहीं वो बात आते कि एक विश्वसनीय बात बोलना शुरू करें, वो बात कहें जो विश्वसनीय हो और जिसको जो प्रमाणित हो सके, चाहे आज से लेके और कभी तक वो प्रमाणित हो सके कि नहीं, जो बात कही थी वो सही थी प्रधानमंत्री ने। वो अपनी लोगों ने उनको गंभीरता से लेना बंद कर दिया। इसका मतलब उनकी साख समाप्त हो चुकी। प्रधानमंत्री जी क्यों चिंता नहीं कर रहे कि लोग उन पर उनकी साख पर विश्वास करें, उन्होंने जो कहा है वो सही होगा। ये बहुत बड़ा वो उनका ये हो गया कि वो भावावेश में चाहे कुछ बोलते चले जाते हैं। बहुत पहले ये था कि वो गलत बातें भी कह देते थे, तो भी जो है जनता के बीच में ये था कि तो भी जनता प्रभावित हो जाती थी, उनकी बातों का अनुमोदन करती थी, उनकी बातों का समर्थन करती थी, उनके विरोध करने वालों पर टूट पड़ती थी। लेकिन आप तो उनके समर्थक तक एक कान से सुनते हैं उनकी बात और दूसरी कान से निकाल देते। उनको पता है कि हमारा नेता तो पूरे दिन में एक आध बात सही बोल दे तो अलग है। और इसमें इस तरीके से बोलने में बिना सोचे समझे बोलने का नतीजा ये है कि वो रोज़ाना अपनी पार्टी को और अपने जो मातृ संगठन है उन तक, अपने लोगों तक मुसीबत में डालने का कारण बन गए हैं। अभी उन्होंने राष्ट्रीय संघ के जो 100 वर्ष पूरे होने पर जो दिल्ली में आयोजन किया गया विजयदशमी के एक दिन पहले, उसमें भी उन्होंने एक अजीब बात कह दी कि स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा जैसे उत्साह से भाग लिया था आरएसएस ने, और आरएसएस के लोग बड़ी संख्या में जेल गए थे और वो तो क्रांतिकारियों को जो है वो देने का काम करते थे, संरक्षण देने का काम करते थे, इस कारण पकड़े भी गए। अब संघ का तो वास्तव में तो संघ का कोई योगदान है नहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, वो स्वतंत्रता आंदोलन में, और संघ भी इस बात को जानता है। तो संघ चाहता था कि इस मुद्दे की चर्चा ही नहीं हो कि आज़ादी की लड़ाई के समय हमने क्या किया। हम तो आज चर्चा हो कि आज कोई राष्ट्र बिना, जब तक वहाँ के लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं, राष्ट्र के लिए मर मिटने की भावना नहीं है, तब तक वो देश बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता। तो संघ यही काम कर रहा है कि लोगों के मन में वो राष्ट्रभक्ति का जज्बा भर रहा है। संघ ये चाहता है कि लोग कि ये कहें, उसमें उसके योगदान को रेखांकित करें प्रधानमंत्री का। लेकिन प्रधानमंत्री तो अब पता नहीं उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, क्योंकि संघ से भी उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। ऊपर से तो भली उनकी मजबूरी है कि ऊपर से वो संघ की बहुत चाटकारिता करते दिख रहे हो, संघ के प्रति बहुत भक्ति प्रदर्शित करते दिख रहे हो, लेकिन अंदरूनी बात ये है कि संघ जिस तरीके से कह रहा है कि नहीं, हम आपको मनमाने तरीके से अध्यक्ष नहीं चुनने देंगे, अन्य काम मनमाने तरीके से नहीं होने देंगे। राजस्थान में आपने मनमानी करके भजन लाल शर्मा जैसे पहली बार के विधायक को बना दिया मुख्यमंत्री, ये अब नहीं होगा। अब आप तो वसुंधरा राजे बढ़िया राज्य चला रही थी और वसुंधरा राजे की आप वापसी करिए। तो ये अब जो मनमानी में, उनकी मनमानी में संघ अड़ गया कि हम मनमानी नहीं चलने दें। कोई लॉजिक होना चाहिए। आप जो कोई कदम उठाते हैं उसमें कोई तर्कसंगतता होनी चाहिए, उसके दूरगामी परिणामों के बारे में चिंतन होना चाहिए। आपका जो मन में आया वो आप करिए। तो इस वजह से संघ से उनको वास्तविक तौर पे तो बहुत असुविधा महसूस हो रही है, और इस असुविधा के लिए हो सकता है कि उनमें ये भावना आ गई हो कि हम तो डूबेंगे, संघ तो मैं भी ले डूबेंगे। इसलिए उन्होंने ऐसा एक भाषण दे दिया जो शताब्दी वर्ष में संघ के लिए बहुत बड़े विवाद को झेलने का कारण बन गया। पहला आज के हमारे इस वीडियो में चर्चा का विषय संघ का शताब्दी वर्ष नहीं है। हम फिर उसी बात पर आते हैं कि ये जो घुसपैठियों का हवा जो उन्होंने खड़ा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, SIR ने, चुनाव आयोग ने उसकी हवा निकाल ली है। प्रधानमंत्री को अंदर से इस बात को लेकर खेद होगा कि नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।